हाय गाइस। तो आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो सीटेट 2024 हिंदी का पेपर है। ठीक है, जिन लोगों ने भी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लिया था ये वो क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें पूछा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनना है। पहला क्वेश्चन है, एक टीचर है जिसने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन यानी कि शीर्षक जो है उसके साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक चैप्टर पर बेस्ड थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? ठीक है, श्रवण युक्ति, सक्रिय रूप से देखना, विद्यार्थियों की भाषा की प्रामाणिक सामग्री को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, सक्रिय रूप से देखना और सुनना, इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, मौखिक संकेत के द्वारा श्रवण युक्ति या पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कोई टीचर है जिसने उनको क्या किया है, एक फिल्म दिखाई। ठीक है, ये जो फिल्म थी, कोई भी एक टीचर है जिसने उनको फिल्म दिखाई। ये जो फिल्म थी, इस फिल्म के साथ वो एक चैप्टर पे बेस्ड थी। ठीक है, कोई बुक थी उनकी, उसके ये चैप्टर पे बेस्ड थी। कैप्शन के साथ ये जो फिल्म दिखाई थी उससे बच्चों में क्या मोटिवेशन आएगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्यों? सुनने की शक्ति, श्रवण युक्ति, वो एक्टिव रूप से देखेंगे क्योंकि उनके चैप्टर से रिलेटेड है। भाषा की जो प्रामाणिक सामग्री है, मतलब उसमें जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो उसको यूज़ करने के लिए मोटिवेट होंगे। उस मूवी में जो भी उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है वो उसको भी यूज़ करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और तर्क। अपनी प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो आपकी 2 से 6 होती है। इस एज में बच्चा नाउन को लेके तो नहीं चलता ना, बच्चा एकदम करेक्ट तो नहीं बोलता है। वो सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करता है? वर्ब को यूज़ करता है। ठीक है, और जितने भी ग्रामेटिकल लॉज होते हैं उनको वो इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे क्योंकि लगा के अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बच्चे वर्ब को सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो शब्द भंडार होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही हैं एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। क्या बोल रहा है? एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का जो अनुभव है, मतलब उसकी क्लास में जो भी लैंग्वेज यूज़ होती है उसका अनुभव वो अपनी माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और हमें अध्यापिका यानी कि जो टीचर है वो अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है। फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। लेट सपोज अगर आपको कोई भी टीचर आंखें बंद करके बैग में से कुछ निकालने को बोले, ठीक है, तो ये क्या करेगा? लर्निंग को मोटिवेट करेगा। ठीक है, और ये डिफाइन करेगा कि आपका जो प्राइमरी गोल है वो क्या है? लर्निंग। तो उसकी प्राथमिकता जो है उसकी पहचान कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं देख कर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। मैं जब देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कोई प्रोसेस कर रही है यानी कि क्रिया कर रही है। बस्ते में हाथ डाल रही है, हाथ डालने के बाद वो कोई भी चीज़ निकाल रही है और फिर उसको उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है यानी कि उस वस्तु के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी लर्निंग हो रही है कि वो जब भी कुछ करती है तो भाषा को अच्छी तरह से याद कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इसमें कहा है कि शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन करें। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता, आपको क्या करना है? इसको रीड करना है। ठीक है, और उदाहरण से मेल खाती हुई जो भी युक्ति है उसको आपको सेलेक्ट करना है। यदि मुझे किसी भी चीज़ का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास
करती हूँ। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको किसी भी टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस टाइम क्या देखने का प्रयास करेंगे? कोई रेफरेंस बुक है जिसको आप रेफर करेंगे? तो क्या होगा? संदर्भ सामग्री की मदद लेना। अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना? नहीं। मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति? नहीं। विन्यास पर ध्यान देना? नहीं। लेकिन आप रेफरेंस जो मटेरियल है उसकी आप हेल्प लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। जो नैदानिक परीक्षण होते हैं उनका प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? नैदानिक परीक्षण क्या होते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बच्चे की जो वीकनेस होती है उसके बारे में पता लगाया जाता है। और एक होता है उपचारात्मक। उपचारात्मक किसके बाद होता है? निदानात्मक के बाद। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो भी बच्चे की कमजोरी है उसको दूर करने का एक ट्रीटमेंट जो होता है दूर किया जाता है। ठीक है, नैदानिक में मालूम किया जाता है कि बच्चे को क्या कमजोरी है और उपचारात्मक में उसको ठीक किया जाता है। पाठ्य पुस्तक के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता निदानात्मक में ये होता है। शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को श्रेणी क्रम में श्रेणीबद्ध करना। शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जो शिक्षार्थी होती है, शिक्षार्थी जो स्टूडेंट होता है उसकी भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु, क्योंकि इसमें उपलब्धि जो है उसका निदानात्मक से लेना देना नहीं है। ठीक है, ये समेटिव टेस्ट में होता है। शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, जब शिक्षार्थी इतना ही कैपेबल होता कि वो अपनी ही मिस्टेक्स को खुद पहचान जाता तो निदान हम करते ही नहीं। पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। निपुणता परीक्षण जो होता है वो सदैव किसका आकलन करता है? ठीक है, जो निपुणता परीक्षण होते हैं वो क्या किस चीज़ के लिए करेंगे? आप मान लीजिए किसी चीज़ में निपुण है तो उसका अगर मुझे टेस्ट करना है तो मैं किस चीज़ का आकलन करूँगी कि भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, दैनिक वार्तालाप की भाषा। इससे निपुणता पता नहीं चलेगी, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव से नहीं पता चलेगी, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा से कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, निपुणता तब मालूम की जाती है जब आप एक अपर लेवल तक पहुंच जाते हैं कि आप कहाँ तक उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज़ है कि लैंग्वेज का वो लेवल जहाँ पर विद्यार्थी आराम से पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। किसी भी चीज़ में निपुण आप कब होते हो? जब आप उसको अच्छी तरह से यूज़ करना सीख जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया। कोई टीचर है जिसने स्टूडेंट्स को क्या किया? ग्रुप्स में डिवाइड किया। ये क्लास है, ये एक ग्रुप बनाया, ये बी ग्रुप, ये सी ग्रुप और ये डी ग्रुप। ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। फिर हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। बेसिकली उसने क्या किया, कोई एक टॉपिक पढ़ाना था, कौन सा? हाथियों का। लेकिन उस कहानी को पढ़ाने से पहले उसने क्या किया, क्वेश्चंस जो हैं उनको पुट किया। यहाँ पर जो टीचर है उसका मेन मोटिव क्या है? टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, सहपाठी पृष्ठपोषण, पाठ्यवस्तु की समीक्षा लिखना, उनकी स्मृति का परीक्षण करना? नहीं, उनकी मेमोरी को टेस्ट वो उससे नहीं कर रही है। पाठ्यवस्तु की समीक्षा नहीं कर रही है। सहपाठी पृष्ठपोषण, इसमें सहपाठी पृष्ठपोषण जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वो उस टॉपिक के रिलेटेड क्या कर रही है? इंटरेस्ट डेवलप कर रही है। ठीक है, कोई भी जो टीचर है वो क्या कर रही है? उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को पुट करके उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए लैंग्वेज की कोई क्लास चल रही है जिसमें कोई एक स्टूडेंट है जो अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? ठीक है, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, तो जो 98 क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि कोई बच्चा है जो क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? स्कूल मैनेजमेंट को बता देंगे? नहीं। समाधान खोजने के लिए उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे कि क्या करें? नहीं। विद्यार्थी पे ध्यान देंगे,
बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। जो बच्चा ज़्यादा डिस्टर्बेंस करता है उसको किस में बिजी कर दो, आंसर ढूंढने में। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं। कोई टॉपिक है जिस पर वो क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी विचार बिंदु जो है उस पर वो मानस मंथन कर रहे हैं, मतलब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। उसको संयोजित करते हैं, ठीक है, उसको प्रारूप बनाकर करते हैं, प्रारूप बनाते हैं, उसको संपादित करते हैं और लास्ट में अपने कार्य की वो वापस से पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा कौन सा जो कौशल है वो प्रतिबिंबित होता है। मतलब इतनी प्रोसेस में उन्होंने क्या किया है। जहाँ संपादन की बात आ जाती है ना, ठीक है, और जब प्रारूप बनता है वो हमेशा किससे रिलेटेड होता है, लेखन कौशल से। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप संपादित कब करोगे, जब आप उस चीज़ को लिखते हो। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। वही है अभिकथन और तर्क। पठन और लेखन कौशल जो होता है वो प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करता है। यानी कि जो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स होती हैं वो प्राथमिक स्तर पर क्या करती है, समालोचनात्मक चिंतन में मदद करती है। ठीक है, समालोचनात्मक जो चिंतन होता है वो पठन और लेखन का उपकौशल है। ठीक है, जो समालोचनात्मक स्किल होती है वो पढ़ने का और लिखने का एक कौशल होता है। भाषा के 4 उपागम होते हैं, LSRW। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो जो समालोचनात्मक चिंतन को ये बोल रहा है वो रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड बोल रहा है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है कि पठन और लेखन कौशल जो होता है वो प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करता है, लेकिन समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन कौशल का उपकौशल है, ये क्या है, गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ए सही है लेकिन आर जो है वो यहाँ पर गलत है। ठीक है, जो पठन और लेखन कौशल है वो समालोचनात्मक चिंतन में तो मदद करेंगे, लेकिन जो पठन और लेखन कौशल है उसका ये उपकौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। जो भाषाई कौशल होता है, ठीक है, वो सीखने का सबसे ज़्यादा उपयुक्त तरीका कौन सा है। मतलब जो स्पीकिंग होती है उसको आप कैसे सीख सकते हो। चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिल की मदद से, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, समावेशित युक्तियों के माध्यम से, केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों के द्वारा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो समावेशित युक्तियाँ होती हैं उनके माध्यम से आप भाषाई कौशल जो है उसको सीख सकते हैं। चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिल से आप उसको नहीं सीख सकते। अगर आप एक समय पे एक ही कौशल पे ध्यान देंगे तो भाषा कौशल डेवलप नहीं हो पाएगा। केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्य नहीं, तो जो समावेशित युक्तियाँ होती हैं उनकी वजह से ही आप भाषाई कौशल को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं। यानी कि जो वर्ण होते हैं हिंदी में उस कौशल का यूज़ करना सीखा है कि नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। टीचर स्टूडेंट्स को क्या करने को दे, एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो, इससे वर्णनात्मक कौशल पता चल जाएगा। पाठ्य वस्तु में आई क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ, इससे पता चलेगा। वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो, इससे पता चल जाएगा। कहानी पढ़ो और बोध आधारित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। टीचर स्टूडेंट को बुलवाने के लिए, तभी बच्चा बोलेगा तभी तो पता चलेगा कि वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना उसने सीखा भी है या नहीं। ठीक है, तो वो एक ऐसी घटना साझा करने के लिए बोलेगा जिससे उसको बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 103। कक्षा 7 की जो अध्यापिका है वो निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है। कक्षा 6 की टीचर है, वो निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक होती हैं उनके अलावा दूसरी जो बुक्स होती हैं उनके पठन को क्या कर रही है, सुलभ कर रही है।
वो किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज एक्सटेंसिव पठन, यानी कि विस्तृत पठन जो है उसको वो समुन्नत कर रही है। क्यों? क्योंकि जो आप बुक्स हैं उनको तो वो पढ़ ही रही है, लेकिन उसके अलावा दूसरी जो बुक्स हैं उनको भी वो पढ़ना सिखा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। प्रिंसिपल ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तक और अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय इनमें से कौन सा जो है वो प्रासंगिक नहीं है? पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं, विद्यार्थियों का स्तर, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन का ध्यान से समझिए। जो प्रिंसिपल है उन्होंने एक लैंग्वेज टीचर को बोला कि आप पाठ्य पुस्तक और दूसरे जो संसाधन हैं उनको चयन कीजिए। ठीक है, चयन करते समय जो संदर्भित नहीं है, मतलब जो अनुकूल नहीं है, वो क्या है? संसाधन अनुकूल होने चाहिए, बुक्स रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं ना कि पुरानी भाषा है और आप लेकर आ रहे हो ग्रामर की बुक। ठीक है, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं, ये भी जरूरी है। बच्चों का लेवल ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अवधारणात्मक जो जटिलता और गहनता है ये इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? जो टीचर है उसने स्टूडेंट्स के द्वारा जो भाषा सामग्री है उसके प्रयोग को निरीक्षित करने के लिए कुछ मानदंड बनाए, कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा जो मानदंड है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल है? ठीक है, अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट। ठीक है, जब आप कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं और बच्चों को आपको बताना है, ठीक है, कि बच्चे कहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं कहाँ पर नहीं, तो उसके लिए आप बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, फीडबैक देंगे और उनकी एक लिखी हुई रिपोर्ट को तैयार करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब है निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 106 से 111 है। कविता क्या है? जिन्हें सपने अपने पाने हैं बन जाते वे तो दीवाने हैं। गर लक्ष्य तो सादा है तूने उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़ तूफानों से ना डर चल कश्ती उठा सागर में उतर। है रात अंधेरी फिक्र है क्या एक दिन आएगी अपनी सहर। चल कश्ती उठा सागर में उतर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 106 है कि कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, मतलब इस कविता में पूछा है कि आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है? निष्ठा और इच्छा शक्ति होना, अनुकूल परिस्थिति होना, स्वप्न देख पाना और धन संपदा का होना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज निष्ठा और इच्छा शक्ति होना। ठीक है, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आप क्या होने चाहिए? बहुत अमेंडमेंट होने चाहिए अपने सपनों को लेके लिए, और इच्छा शक्ति कैसी होनी चाहिए? दृढ़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। जीवन में जो सुख दुख होते हैं और आशा निराशा है उसकी स्थिति क्या बताती है? मानव को हरा देगी, सदैव नहीं रहती, मानव को सशक्त बनाती है और सदैव बनी रहती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जीवन में जो सुख दुख होते हैं और आशा निराशा है वो हमेशा रहते हैं। आप खुद देखिए आपके जीवन में सुख दुख हमेशा चलता रहेगा। ऐसे नहीं है कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। आशा निराशा भी जिंदगी में हमेशा बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। शहर जो होता है उसका अर्थ है। ठीक है, शहर का अर्थ होता है सुबह। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 108 का क्या होगा? 1। नेक्स्ट है 109। कविता की कौन सी ऐसी पंक्ति है जो मनुष्य का जो मनोबल है उसको बढ़ाती है? गर लक्ष्य जो सादा है तूने जिन्हें सपने अपने पाने हैं एक दिन आएगी अपनी सहर चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो आपका अगर मोटिवेट करना हो तो कौन सी लाइन है जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेगी? दैट इज चल कश्ती उठा सागर में उतर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश जो है वो उचित है? इस पूरी जो पोयम है उसमें कौन सा मेन स्वर है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है? जो सादा है तूने, सागर में उतर, एक दिन आएगी और है रात अंधेरी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सागर में उतर। ठीक है, ये इसका मुख्य स्वर है। मतलब आपको जब भी कोई बैटल लड़नी होती है या फिर जब भी कोई कंपटीशन होता है तो आपको उसमें उतरना पड़ेगा। ठीक है,
रिजल्ट क्या रहेगा वो बाद में देखते हैं। फिक्र का समानार्थी शब्द होता है, जो फिक्र है उसका समानार्थी शब्द क्या होगा, चिंता। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक गद्यांश दिया है जिसको आपको पढ़ना है और 112 से 120 तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। ठीक है, वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा है, आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्षिक दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्मयोग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है, यानी ये दोनों योग जो हैं वो भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा है 112, इस दौर के लोग जो है वो सबसे बुद्धिमान थे। ये लाइन हाईलाइटेड है। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है। ठीक है, बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोग नहीं, मानव इतिहास में नाम दर्ज कराने वाले लोग नहीं, 9 से 10 हजार वर्ष पूर्व जो लोग हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, भक्ति योग जो है उसका महत्व है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, ज्ञान योग की प्राप्ति में, सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में और कर्म योग की प्राप्ति में। इसका करेक्ट आंसर होगा जो वास्तविक प्रगति होती है उसकी प्राप्ति में ही भक्ति योग है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ये यहाँ पे आपने देखा भी था। ये पहले क्वेश्चन का आंसर 9 से 10 हजार साल पहले आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, भक्ति योग को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। ठीक है, डैश एवं डैश योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे, यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कर्म योग और ज्ञान योग। ठीक है, जो कर्म योग है और ज्ञान योग है वो भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। ये रहा आपका कर्म योग और ये रहा ज्ञान योग। नेक्स्ट है गद्यांश के आधार पर कहा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि जो मानव जीवन है उसमें किसका महत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा आध्यात्मिकता। जो आध्यात्मिकता होती है उसका सबसे ज़्यादा मानव जीवन में रोल होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है भक्ति का, ज्ञान का, राज का और कर्म का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। जो भक्ति है वही मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था। ठीक है, ज्ञान को समझा था, भक्ति को समझा था, कर्म को समझा था, लेकिन जो मानसिक विकास है उसको उन्होंने नहीं समझा था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। विशेषण विशेष्य जो है उसका उदाहरण है सबसे बुद्धिमान, उज्ज्वल पक्ष, मानव इतिहास, अधिक तेजी। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है, विशेष्य जिसकी विशेषता विशेषण बताता है। ठीक है, सबसे बुद्धिमान सबसे विशेषण है नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। उज्ज्वल पक्ष, इस क्वेश्चन को कैसा लगा के सॉल्व कीजिए, कैसा पक्ष, उज्ज्वल पक्ष, तो ये सही आंसर है। मानव इतिहास, मानव जो है वो विशेष है, इतिहास विशेषता बता रहा है, अधिक तेजी है ही नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, निरपेक्ष, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह से अलग शब्द है साल, मदद, तेजी और कर्म। इनमें से कौन सा वर्ड है जो बिल्कुल अलग है। साल सही है, मदद सही है, तेजी सही है, लेकिन जो कर्म है दैट इज डिफरेंट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। आई जस्ट होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।